27 अक्टूबर से हमें प्लैनेट्स में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था, जिसमें राहु मीन राशि में चले गए थे और केतु कन्या राशि में चले गए थे। इसके साथ साथ ही इन दोनों प्लैनेट्स ने अपनी 18 साल की एक नई साइकिल की शुरुआत की थी। और यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो है मीन राशि वाले लोग। जनरली मीन राशि के ऊपर चीजों के प्रभाव इतने ज्यादा होते नहीं हैं। ये अपने जीवन को बहुत आराम से, बहुत इजीली जीना प्रेफर करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी एक्टिविटी अब शिफ्ट करके कुंभ और मीन राशि की तरफ ही आ रही है। जहां अभी आप लोगों की कुंडली में राहु बहुत प्रभावी है, कुछ समय बाद आपकी कुंडली में शनि बहुत प्रभावी हो जाएंगे। यानी आगे आने वाले जो 5 से 7 साल हैं, वो आपके जिंदगी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसको लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, 180 डिग्री लाइफ चेंज वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। आज हम ये जानेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छे इफेक्ट्स भी और खराब इफेक्ट्स भी, मीन राशि के ऊपर राहु के पहले घर में आ जाने के कारण। तो ये वीडियो मीन राशि वाले लोगों के लिए है। लेकिन अगर आपकी राशि कन्या है और आप ये जानना चाहते हैं कि केतु के पहले घर में आने से आप लोगों के ऊपर प्रैक्टिकली क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। खैर, अगर आपकी राशि मीन है तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जेन्युइन और प्रैक्टिकल बातें हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यू ऑन द अदर साइड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि राहु के पहले घर में चले जाने के कारण 2023 से 2025 के बीच में मीन राशि वाले लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है और आगे भी और क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ही अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ मेरा ज्वाइन बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए। एंड ज्वाइन करने के साथ ही आप लोगों को सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ ही आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने को मिलते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। एंड फाइनली आप लोग जहां भी कमेंट करते हैं, आपके नाम के साथ एक बेहद खूबसूरत स्टार बैच बना हुआ आता है, जो कि मुझे और बाकी सबको भी बेहद पसंद है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट देयर। एंड हाँ, अगर आप लोग 12 हफ्तों में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने हैबिट्स एंड रूटीन्स और अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, एंड इफ यू रियली वांट टू गेट अहेड इन लाइफ, तो मेरे मिनी मेकओवर प्लान को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अगला बैच 1 जनवरी से शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशंस 20 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाएंगे। सो इफ यू वांट, कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द मिनी मेकओवर एज वेल। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ही कमेंट्स में भी डाल दी हैं। डू हैव अ लुक देयर। सबसे पहले राहु को समझते हैं। राहु की जो पूरी मिथोलॉजी है वो मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो वहां तो नहीं जाएंगे। लेकिन राहु की जो बेसिक क्वालिटीज हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। राहु एक सर्पेंट है। उसे एक सर्पेंट यानी सर्प की तरह दिखाया जाता है। और आप जानते ही होंगे कि सांप कभी भी सीधा नहीं चलते हैं। जैसे इंसान सीधा सीधा चलते हैं, पैर आगे रखते हुए, डग आगे भरते हुए, सांप टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं। तो ये जो राहु है वो भी ऐसे ही चलता है। वो तिर्यक तरीके से चलता है और वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो टेढ़ा मेढ़ा चलने की वजह से क्या होता है कि नंबर 1, सीधे चलने की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो उसको नहीं मिलती। लेकिन नंबर 2, सीधे चलने की वजह से जो आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं वो राहु कभी भी मिस नहीं करता। राहु की नजर हर वक्त हर जगह पर रहती है। अगर सामान्य भाषा में मैं आपसे कहूं तो राहु इज एन एजेंट ऑफ केओस, यानी अराजकता फैलाना, केओस फैलाना, ये राहु का काम होता है। आप अगर फिल्में देखते हैं तो आपने शायद बैटमैन ट्रिलॉजी देखी होगी। उसमें हीथ लेजर ने जो जोकर का किरदार प्ले किया था, वो एग्जैक्टली फिजिकल मटेरियल फॉर्म में राहु है। यानी कि वो एक विलन नहीं है, ही इज जस्ट समबडी जो समाज का ऑर्डर है, जो समाज की हायरार्कीज हैं, उसको बदलना चाहता है या उसको कुछ धक्का लगाना चाहता है या उसके थ्रू अपने लिए कुछ कमाना चाहता है। सो जोकर इज अ वेरी गुड आइडियोलॉजी। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप राहु को समझने के लिए चाहे तो मूवी देख सकते हैं।
अगर आप लोग एनिमे देखते हैं तो जुजुत्सु काइसन में एक कैरेक्टर है र्योमन सुकुना। दैट इज लिटरली परफेक्टेड राहु, यानी राहु अपनी परफेक्ट शेप में कैसा हो सकता है वो आपको सुकुना के कैरेक्टर में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप एनिमे देखते हैं तो आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, और अगर आप फिल्में देखते हैं तो वहां पर भी रेफरेंस पॉइंट है। हिंदी फिल्मों में आज सच मुझे ऐसा कोई एजेंट ऑफ केओस याद नहीं आ रहा जो कि चीजें सिर्फ चेंज करने के लिए चेंज करना चाहता है, टू हैव फन विद द थिंग्स एंड to understand how things work, but of course we all watch movies, so कुछ ना कुछ तो निकाल ही सकते हैं। तो आपने समझा ना कि राहु की इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल की होती है। ये ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है जो ये कहे कि मैं किताब पढ़ के यहाँ से नंबर ले आऊंगा। ये ऐसी इंटेलिजेंस है जो कई सारे डेटा पॉइंट्स को इस्तेमाल करती है एक साथ, और एक साथ कई सारे डेटा पॉइंट्स को लेकर उसे एनालाइज करने के बाद फिर वो आपको रिजल्ट देती है। आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारे चैटबॉट्स आपको मिल जाएंगे, वो कुछ कुछ राहु की तरह ही काम करते हैं कि डेटा उन्हें बहुत सारी अलग अलग जगह से मिलता है। दे आर कीपिंग देयर आईज एवरीवेयर, और फिर उस डेटा को लेकर दे वांट टू डू समथिंग जो कि उनके अपने लिए फायदेमंद हो, जो उनके अपने लिए या उनके अपने जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी वो पाना चाहते हैं, जो भी वो कंज्यूम करना चाहते हैं उसके लिए हो। और राहु का फोकस कंजम्पशन पर, प्लेजर्स पर, इंजॉयमेंट पर बहुत ज्यादा रहता है। राहु हर वो चीज चाहता है जो भोग्य है और जिसकी तरफ उसका ध्यान जा सकता है। यानी अगर कोई चीज भक्ष्य है या भोग्य है और राहु की नजर उस पर चली गई तो राहु उसको डेफिनेटली पाना चाहता है। आई वॉन्ट इट एंड आई गेट इट वाली जो मेंटालिटी होती है वो राहु के अंदर हमेशा होती है। हालांकि स्टेबिलिटी नहीं होती, इस वजह से जरूरी नहीं है कि किसी चीज को अगर वो पा ले तो वो खुद ही उस चीज के साथ और लंबे समय तक रहना चाहे या और समय उसके साथ बिताना चाहे। एज सुन एज वो भोग कंप्लीट होता है, राहु का इंटरेस्ट भी वहां पर खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए सडनली आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपकी एक रील वायरल हो गई, आप यूट्यूब पे आपका एक वीडियो वायरल हो गया, आपका वो भोग था जो वहां पे उस चीज का वो खत्म हो गया। नाउ अनलेस एंड अनटिल योर राहु इज हाइपर एक्टिव और उसको और चाहिए, उसे और रीले या अपने जो शॉर्ट्स हैं उनको वायरल करना है, जब तक वो नहीं होता तब तक फिर राहु को चैन नहीं आता। वो जो एक आइडिया है या जो एक शॉर्ट या एक वीडियो वायरल हो रहा है, राहु को उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि भोग्य क्या है, भोग्य क्या है, सेलिब्रिटी स्टेटस, तो वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर पॉइंट। राहु के लिए एक चीज बहुत जरूरी है एंड दैट इज फ्रीडम। राहु कभी भी जेल ओरिएंटेड नहीं होता, वो बंद कर रहना या रिस्ट्रेंट ओरिएंटेड नहीं होता, ये सब नहीं पसंद करता। उसे अपनी फ्रीडम पसंद है। तो जहां तक भी अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल करते हुए वो चीजों को अपने लिए इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर सकता है, वहां पे राहु इज ओके। लेकिन अगर राहु को फ्रीडम नहीं दी जा रही है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन किया जा रहा है, या फिर उसको वो डेटा पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, वहां पर राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन जनरल भी आप नोट करेंगे कि जब भी राहु की महादशा आ रही होती है, अंतरदशा आ रही होती है, या राहु किसी भी तरीके से मान लीजिए ट्रांजिट्स के माध्यम से ही अगर आपको इमेंसली इफेक्ट कर रहा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन्ड होते हैं, अपनी लाइफ में बंधे हुए होते हैं, जिनके पास ऑप्शंस की कमी होती है और जिनके पास इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट डेटा पॉइंट्स की कमी होती है, ऐसे लोग हमेशा ही दुख पाते हैं राहु की दशाओं, अंतरदशाओं और ट्रांजिट के माध्यम से। लेकिन जिन लोगों का दिमाग खुला हुआ होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों को वो लोग जानते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, और उसके साथ साथ ही इनके पास फ्रीडम रिलेटिवली ज्यादा होती है, तो डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। ऐसे लोग राहु की दशाओं में बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन करके जाते हैं। तो अगर आप भी मीन राशि के हैं और आपके जीवन में फ्रीडम है, आपके जीवन में चीजें एक्सप्लोर करने के लिए कुछ हद तक फ्रीडम है, यू विल डू अ लॉट बेटर देन दोज पीपल जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि राहु के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, वो एक छोटे से ऐसे समाज में या छोटे से ऐसे परिवार या ऐसी कम्युनिटी में रहता हो या ऐसे सिस्टम में रहता हो जिसको वो ब्रेक नहीं कर सकता, और जहां से वो पता नहीं लगा सकता कि यहाँ से भाई मुझे आगे कैसे बढ़ना है। राहु डज नॉट लाइक दैट, एंड राहु हमेशा ऐसी चीजों से भागता है, या फिर अगर उसे जबरदस्ती वहां पर रहना है तो वो फ्रस्ट्रेट होता रहता है वहां रहकर। आप अपने जीवन के साथ और कई लोगों के साथ भी इसे आराम से कोरिलेट करके देख सकते हैं। राहु को हैंडल कर पाना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। माना कि राहु जो है वो ट्रेडिशनली मैलेफिक है, लेकिन ये जो ग्रह है ये ऐसा मैलेफिक नहीं है जो कि बैठा हुआ है आपको पनिश करने के लिए, नहीं। दरअसल राहु आपको बहुत सारी चीजें देता है एक साथ, एंड ज्यादातर लोग इन चीजों को एक साथ हैंडल करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसीलिए राहु अच्छे की बजाय उनका बुरा ही करके चला जाता है। राहु आपको क्या क्या देता है, चलिए वो जानते हैं। कंफ्यूजन देता है, डेफिनेटली। भोग्य पदार्थों की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, डेफिनेटली।
आपको जीवन में पता ही नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली आप किस रास्ते में जा रहे हो, डेफ़िनेटली ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ही राहु क्या आपको कॉन्फिडेंस देता है? डेफ़िनेटली। राहु क्या आप में साहस बढ़ाता है? डेफ़िनेटली। राहु क्या आपको रिस्क लेने की क्षमता देता है? डेफ़िनेटली। तो ये बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं, जो राहु एक साथ आकर आप लोगों को दे देता है। तो अगेन राहु को हैंडल करना आसान नहीं होता है, क्योंकि हैंडल करना आसान नहीं होता, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं, तो राहु को कंपेयर कीजिए किसी थाली से। जैसे राजस्थानी थाली आती है ना, उसमें एक साथ बड़े सारे पकवान आ जाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि एग्ज़ैक्टली किसके साथ क्या खाएँ, कैसे उन चीज़ों को उनका भोग कैसे करें और किन चीज़ों को आपको चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जब तक आप फिर उनको टेस्ट नहीं करते, आपको मालूम नहीं चलता। कई बार ऐसे भी होता है, कुछ चीज़ें आपके स्वाद ग्रंथि के अनुसार आपको ठीक नहीं लगती, कुछ आपको ठीक लगती हैं। तो राहु बस ऐसा ही है, वो आपको थाली में दाल-चावल परोस कर नहीं देने वाला है शनि की तरह। राइट? वो ये नहीं कहेगा कि ये है दाल-रोटी, ये खाओ, ये नहीं खाओगे तो फिर प्याज के साथ रोटी खाओ या नमक के साथ रोटी खाओ, आई डोंट केयर। यहाँ राहु क्या है, वो आपको इतने सारे ऑप्शंस दे देता है थोड़े-थोड़े कि फिर आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, राइट? चलिए, अब ये जान लेते हैं कि जिन लोगों का मीन लग्न है या मीन राशि है, वो राहु की वजह से क्या-क्या फ़ील कर रहे हैं। पहले हम जो थोड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो परेशान कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो हमें यहाँ देखने में आ रहा है, वो है लैक ऑफ फ़ोकस। यानी कि मीन राशि और लग्न वाले जो भी लोग हैं, उनका इस समय पर फ़ोकस नहीं लग पा रहा है, वो इस समय पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी भी चीज़ पर। यहाँ तक कि लोगों का पूजा पाठ तक में ध्यान नहीं लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करते आ रहे थे, बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर पा रहे थे, लेकिन अब सडनली दे आर एवरीवेयर, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आई नो समबडी जिनका मीन लग्न है एंड वो वीडियोज़ बनाती हैं, शी इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, लेकिन पहले उनके वीडियोज़ जो थे वो काफ़ी प्रोफ़ेशनल होते थे। यानी कि वो अपने प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए वीडियोज़ ही सोशल मीडिया पर डाला करती थी। राइट नाउ आई कैन टोटली सी दैट शी इज़ गेटिंग कन्फ्यूज़्ड। अब कन्फ्यूज़न की वज़ह से क्या हो रहा है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ़ की भी फ़ोटोज़ डाल रही हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ़ की भी शॉर्ट वीडियोज़ डाल रही हैं, वो अपने प्रोफ़ेशन की भी वीडियोज़ डाल रही हैं, वो क्या कर रही हैं, एवरी सिंगल डे वो व्लॉग भी कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंस शी इज़ डूइंग टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, तो जो ऑडियंस है उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज़ हैपनिंग। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि प्रोफेशनली यू कैन टेक वन थिंग एंड पर्सनली यू कैन टेक अनदर थिंग, बट देयर एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ऑल एट वंस। तो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन की वजह क्या है? भई दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख लिया कि वो तो हर चीज़ डालते हैं, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। So this lack of focus कि whatever you want to achieve out of something, that is becoming problematic। आप क्यों कर रहे हो, कितना ध्यान उस चीज़ पर देना है, कितने लंबे समय तक ध्यान देना है, you can definitely do that। मैंने भी इस बारे में अपने एक शॉर्ट वीडियो में अभी रिसेंटली बात की थी। सिंस मेरा लग्न भी मीन है, मुझसे भी फोकस नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ पे। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लैक ऑफ फोकस कि किसी चीज़ पर बहुत लंबे समय तक ध्यान दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली इवन दो आई एम समबडी हु डज नॉट यूज़ हर फ़ोन दैट मच, मैं बिल्कुल या एक्चुअली मैं अपना फ़ोन बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल हाथ जो है वो स्क्रोलिंग पे ही जा रहा है। दिमाग बार-बार कह रहा है कि जो काम कर रही हो वो छोड़ो, फ़ोन चेक करो, जबकि नथिंग इज़ हैपनिंग। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स मेरा फ़ोन रिंगिंग पे था 2 दिन पहले, कैन यू इमेजिन? ये सब भी हो रहा है। सो अगेन द सेकंड थिंग इज़ लव फॉर द फ़ोन ऑफ कोर्स। अब फ़ोन के साथ क्या हो रहा है, फ़ोन एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ आर एक्चुअली राहु, क्योंकि ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने को दे देते हैं, बहुत सारे ऐप्स दे देते हैं। सो यू कैन कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड कंटिन्यूअसली रख सकते हो बिकॉज़ ऑफ योर फ़ोन। तो फ़ोन पर बहुत ज़्यादा ध्यान, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग समझते हैं? कि आपने कोई सोशल मीडिया ऐप उठाया और आप बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपका अंगूठा बस चले जा रहा है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सीइंग। कभी-कभी बीच में कुछ लाइक कर दिया, अच्छा लगा, ठीक है, बट कंटिन्यूअसली यू आर स्क्रॉलिंग, यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। शॉर्ट वीडियोज़ को स्क्रॉल करते रहे, पोस्ट को स्क्रॉल करते रहे, स्टोरीज़ को स्क्रॉल करते रहे, और अगर वो स्क्रॉलिंग खत्म हो गई, तो अंदर से कुछ बेचैनी-सी महसूस होने लगती है कि ये क्या हो रहा है। बार-बार अगर फ़ोन पर नोटिफ़िकेशंस नहीं आ रही है, तो बेचैनी महसूस होने लगती है कि ये नोटिफ़िकेशंस क्यों नहीं आ रही है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एग्ज़ाम्पल से 100% ट्रू है, ये भी बता सकती हूँ। क्यों? बिकॉज़ ना सिर्फ मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है, बल्कि मैंने एक-एक ऐप की जाकर नोटिफ़िकेशंस ऑफ की हुई हैं। एवरी सिंगल ऐप इन माय फ़ोन। आई डोंट प्रोवाइड देम एनी परमिशंस एंड आई हैव स्विच्ड ऑफ नोटिफ़िकेशंस फॉर एवरीथिंग। लेकिन
अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में क्या हुआ है, आपने एक तो मेरा फ़ोन कभी-कभी रिंगिंग पर रहता है व्हिच इज़ अ मिरेकल। एवरीबॉडी इज़ गेटिंग क्रेज़ी कि मेरा फ़ोन रिंगिंग पे कैसे है, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कुछ एक ऐप्स की नोटिफ़िकेशंस ऑन कर दी है अपने फ़ोन पे। एंड ऐसा नहीं था कि मुझे बड़ा मन था वो ऐप यूज़ करने का, इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू एंगेज इन दैट ऐप। ऑटोमैटिकली मन कर रहा है कि मैं और एंगेज करूँ, ऑटोमैटिकली मन कर रहा है कि मैं और बातें करूँ, ऑटोमैटिकली मन कर रहा है कि मैं और शेयरिंग करूँ। सो आई एम नॉट अलोन, अ लॉट ऑफ पाइसेस पीपल आर फेसिंग सिमिलर थिंग्स कि दे वांट टू शेयर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। और ये जो फ़ोन से लगाव है सडनली कि आई वांट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आई वांट टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग, ये होने लगा है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इतने सालों में पहली बार आई हैव अ स्नैप स्ट्रीक। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आ रही है वो है एंगर। एंगर यानी कि गुस्सा। ज़्यादातर मीन लग्न और राशि वाले लोगों में इस समय पर गुस्सा जो है वो ऑटोमैटिकली आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चौबीसों घंटे गुस्से में घूम रहे हैं एंड आप दूसरों को मारना पीटना या परेशान करना चाहते हैं, लेकिन सडनली आउट ऑफ द ब्लू कहीं से गुस्सा एकदम से आपके अंदर राइज हो रहा है। एंड उस गुस्से के कारण या तो आप किसी को कुछ कह दे रहे हो, या फिर आपके मुंह से जनरली कुछ सरकास्टिक कुछ मीन निकल जा रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में थोड़ा बहुत टेंशन इस समय पर महसूस हो रही होगी। याद रखिए, जो भी गुस्सा आपको महसूस हो रहा है ना, सडनली एकदम से अंदर से स्प्लिट सेकंड में जो गुस्सा निकल कर आता है, ये कोई नया गुस्सा नहीं है। ये दरअसल बहुत सारी पुरानी चीज़ों का गुस्सा है, बहुत सारे पुराने इश्यूज़ का गुस्सा है जो अब आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा। और क्योंकि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, इस वजह से सडनली नाउ इट इज़ कमिंग टू द सर्फेस। और आप नोट करेंगे कि ये गुस्सा हर किसी के साथ नहीं निकल रहा है। ये कुछ एक खास लोगों के साथ, कुछ एक खास सिचुएशंस में ही निकल रहा है, क्योंकि इन्हीं सिचुएशंस में आपको पहले हर्ट हुआ है, या इन्हीं सिचुएशन से या पहले आपको गुस्सा आता था जो आप दबा गए। अब नाउ क्योंकि राहु यहाँ पर आ गए हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सरफेस पर ले आते हैं, गुस्सा बीइंग वन ऑफ देम। और राहु को अपनी बात बोलने से डर नहीं लगता, सबसे बड़ी बात। पाइसियंस जो होते हैं, वो यूजुअली सोचते हैं कि नहीं भैया छोड़ दो, क्या कॉन्फ्रंटेशन करना, क्या लड़ाई झगड़ा करना, भूल जाएँगे, हो जाएगा। तो वो हर चीज़ को कारपेट के नीचे डाल देते हैं। अब राहु कह रहा है कि कारपेट हटाओ, देखो क्या-क्या है यहाँ पे। अच्छा यहाँ प्रॉब्लम हुई, नाउ लेट मी स्पीक अबाउट इट। राहु को बिल्कुल डर नहीं लगता बोलने से, और क्योंकि उसे डर नहीं लगता और वो ऐसे चुटकी बजाते ही काम करता है, इसलिए क्या होता है, कोई चीज़ आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार परेशान करती रहती थी, सडनली नाउ इट्स क्रिएटिंग एन इश्यू। फॉर इंस्टेंस गीले तौलिए। आज तक आपने सोचा कि चलिए गीला तौलिया बच्चों ने, या हाँ, या मान लीजिए बच्चों ने गीला तौलिया हमेशा बेड पर छोड़ दिया, एंड यू वर लाइक अ वेरी गुड मदर और अ वेरी गुड फादर, आपने भी बस चुपचाप से तौलिया उठाया, लॉन्ड्री बास्केट में डाला, एंड यू डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। नाउ यू आर गेटिंग एंग्री बिकॉज़ उस गीले तौलिए की वजह से आपको हर रोज़ बार-बार, बार-बार आपकी इरिटेशन बढ़ी है। बोलने के बावजूद भी जब नहीं हुआ, तब तो आपने कारपेट के नीचे डाल दिया, अब आपसे नहीं हो पा रहा है, सो यू गेटिंग एंग्री। वो जो गुस्सा है वो सडनली आपके अंदर राइज़ हो रहा है, इवन यू डोंट नो कि वो कहाँ से आ रहा है। बट लेट मी टेल यू, इट इज़ कमिंग फ्रॉम डीप विदिन योर साइकी, क्योंकि ये गुस्सा वहाँ पर दबा कर रखा गया था। ज़ीरो अटेंशन स्पैन। पहले तो ये ज़रूर होता था कि पाइसेस लोग अटेंशन दे देते थे, थोड़ा बहुत। कहते हैं कि गोल्डफिश जो है वो 7 सेकंड तक अटेंशन दे दिया करती थी, ऐसा एक फैक्ट बड़ा चला करता था आगे। अभी जो पाइसियंस हैं वो गोल्डफिश बन गए हैं, उनको भी अटेंशन नहीं दी जा रही है। तो एक तो फोकस नहीं है किसी चीज़ पे, जो भी काम कर रहे हैं वहाँ ध्यान नहीं है उन लोगों का। खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने पे ध्यान नहीं है, वो अपने दिमाग में कुकरी शो होस्ट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको कुछ समझाया पढ़ाया जा रहा है, आपसे कोई बात की जा रही है, तब भी आपके लिए फोकस करना बड़ा मुश्किल है। जिनका गुरु अच्छा है या जिनके पास अच्छा गुरु है, वो तो फिर भी फोकस कर लेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं ज़्यादातर, उनके लिए फोकस कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट, सो दे कैन नॉट फोकस एट ऑल। 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद उनका ध्यान कहीं ना कहीं भटक जा रहा है। सो दैट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नो आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट। राहु को ये नहीं मालूम कि अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या खाना खाना है आज दोपहर में या नहीं खाना है, क्या मुझे ये वीडियो बनाने के बाद इसे एडिट करना है आज या नहीं करना है। तो एक लैक ऑफ क्लैरिटी आप लोगों के दिमाग में है, यू डोंट नो कि अब मुझे आगे क्या करना है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब क्योंकि नेक्स्ट स्टेप की जानकारी नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने गोल के प्रति अगला कदम उठाने की बजाय क्या करते हो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको मालूम है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपको 3 चैप्टर पढ़ने चाहिए एज सच, पर अब सेकंड चैप्टर में कौन सा पढूँ वो तो मालूम नहीं। तो डिसीजन लेने की बजाय आप सोचते हो कि चलो मैं थोड़ी देर सोशल मीडिया खोल के देखता हूँ कि मेरे दोस्त क्या-क्या कर रहे हैं। सो हियर इज़ वन थिंग दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड यू डोंट नो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो है कन्फ्यूजन का। यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
कंफ्यूजन बढ़ने की वजह से ये हो रहा है दैट यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है। एंड दिस इज हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पाइसियंस। आपको वाकई में गुस्सा किसी खास व्यक्ति पर आ रहा है, किसी खास चीज पर आ रहा है, जनरली गुस्सा आ रहा है, ये नहीं मालूम। आपको ये खाना खाने का मन है या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस चीज के साथ एंगेज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप इस व्यक्ति से प्रेम करते हो या नफरत करते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी कंफ्यूजन का यहाँ पर माहौल है, और क्योंकि कंफ्यूजन का माहौल है इसीलिए यू कैन नॉट फिगर आउट कि करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। एंड फाइनली जो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रही है वो है एक्सट्रीम फोकस ऑन द इमेज, कि दुनिया के सामने मेरी इमेज क्या बन रही है, दुनिया के सामने मेरा लुक क्या है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मेरा अपीयरेंस क्या है, हाउ इज द वर्ल्ड लुकिंग एट मी। क्या ये लोग पॉजिटिवली मेरे साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिवली भी कर रहे हैं तो भी बदनाम होने के बाद मेरा नाम हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सब चीजों पे ध्यान जाता है। बिकॉज याद रखिए, राहु को मशहूर होने में और बदनाम होने में कोई फर्क नहीं समझ में आता। उसको सिर्फ ये समझ आता है कि भैया मेरा नाम हर तरफ फैल रहा है। उसको सिर्फ ये समझ में आता है कि नाउ एवरीबडी नोज कि ये कौन है। तो आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे भी होंगे जो उल्टी सीधी नॉनसेंस हरकतें करते रहते हैं एंड दे बिकम वेरी पॉपुलर। तो वो राहु क्या है, राहु को कुछ समझ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग बदनाम हो रहे हैं, मैं बदनाम हो रहा हूँ, या लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, या क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ही जस्ट वॉन्ट्स टू गेट फेमस। तो ये थोड़ा बहुत आपके साथ भी हो सकता है। हालांकि पाइसेस सात्विक राशि होती है, तामसिक नहीं होती। सो इतना भी फोकस बदनाम होने पे नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आप लोगों को भी इस समय थोड़ी बहुत पब्लिसिटी चाहिए। हाँ, राहु क्योंकि पहले हाउस में है आपके, इसीलिए अच्छी चीजें भी होंगी। तो ऐसा नहीं कि खाली खराब चीजें हो रही हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। उनमें से पहली चीज है, आप दुनिया में अपना स्थान या तो खोज रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पाइसियंस जो होते हैं, मीन राशि के जो लोग होते हैं, उनकी एक आदत होती है कि वो जीवन को बस जी लेना चाहते हैं। वो कोई बहुत बड़ी वेव्स नहीं क्रिएट करना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि मैं बहुत बड़ा कोई धमाका कर दूं और लोग मुझे देखें और सारी नजरें मेरी तरफ हो। ऐसा उनका जनरली नेचर होता नहीं है। इनफैक्ट हो सके तो वो अटेंशन से भाग जाना चाहते हैं। तो इस समय पर क्या हो रहा है कि मीन राशि वाले लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने आज तक इन चीजों को अवॉइड किया, आज तक मैं इन चीजों से भागता रहा, आज तक मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिस्टम ने पार्टिसिपेट ना करने की वजह से या सिस्टम को अपोज तक ना करने की वजह से मेरा दुनिया में कोई स्थान ही नहीं बन पाया, मेरे लिए कोई स्पेस ही नहीं बन पाया, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बन पाई दुनिया में। तो अब ये जो मीन राशि में जो राहु गया है, वो मीन राशि वालों को कह रहा है कि जाओ और अपने लिए जगह ढूंढो। दुनिया में आपका क्या स्पेस है, दुनिया में आपका क्या स्थान है, उसे ढूंढो। एंड दैट इज वाई आप देखेंगे कि यू वांट टू क्रिएट एन इमेज। जैसे हमने अभी बात की थी ना, बुरे प्रभाव में से जो आखिरी प्रभाव था वो क्या था कि इमेज बनानी है। तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। राहु कह रहा है कि दुनिया में स्थान बनाओ, स्थान तब बनेगा जब इमेज बनेगी। और इसलिए राहु वहां पर हाइपर फोकस हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज के लिए स्टैंड लेता हूँ, और मैं दुनिया में कहाँ स्टैंड करता हूँ। दुनिया में अगर एक हायरार्की है या एक नेटवर्क है तो उसमें मेरी जगह कहाँ पर है, या फिर मैं ऐसा हूं कि आया गया और किसी को पता भी नहीं चला। दूसरी बात, राहु का ध्यान इस समय पर सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा है। पहले घर का राहु वैसे भी बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड होता है और अपने अपियरेंसेस में काफी ज्यादा चेंजेस करने की कोशिश करने लगता है। तो चाहे अनचाहे आप भी नोटिस करेंगे कि आपके अपियरेंसेस में भी चेंज आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अपने अपियरेंस को आप अच्छा बना सकते हैं, ध्यान नहीं देंगे तो आप नोट करेंगे कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पर थोड़ा डार्कनेस उभर कर आने लगती है। तो दिस थिंग आई हैव नोटिस्ड अ लॉट। या तो राहु की महादशा चल रही हो, या फिर राहु किसी भी तरीके से अगर पहले घर में आए तो माथे और गालों के इन हिस्से पर अक्सर आपको थोड़ा सा डार्कनेस देखने को मिलती है। और ये टैनिंग वाली डार्कनेस नहीं होती, ये सिर्फ वो राहु वाली डार्कनेस है जो टेल टेल साइन है कि इस समय या तो आपकी राहु की दशा चल रही है या फिर राहु आपके पहले घर में है। हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। हालांकि राहु पहले घर में अपने फिजिकल इंप्रूवमेंट पर बहुत ध्यान देता है, और फिजिकल इंप्रूवमेंट में भी सबसे ज्यादा ध्यान चेहरे पर होता है कि मेरा चेहरा कैसे अच्छा लग रहा है, बाल कैसे अच्छे लग रहे हैं, राइट। इसके अलावा क्योंकि पाइसिस राशि है इवेंचुअली, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर भी राहु का बहुत ध्यान होता है। हालांकि वो स्पिरिचुअली डेवलप तो करना चाहता है, लेकिन वो 5-7 साल की साधना, 12 साल की साधना नहीं करना चाहता। वो 12 साल की चीजों को 12 महीनों में करना चाहता है। अक्सर कर भी लेता है। अगर आपका स्पिरिचुअल पोटेंशियल आपकी कुंडली के अनुसार अच्छा हो
तो फिर आप जल्दी-जल्दी भी उन सीढ़ियों को चढ़ लेते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होती। तीसरी चीज़, राहु के पहले घर में आ जाने से आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं अलग-अलग तरीके के। तो पहले आपने नोट किया होगा कि पाइसेस वाले जनरली थोड़े पैसिव होते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्टिव। तो जिस तरीके से एरीज़ राशि एक्टिव होती है या स्कॉर्पियो राशि एक्टिव होती है या सिंह राशि या धनु राशि एक्टिव होती है, उस तरीके से पाइसेस राशि एक्टिव नहीं होती, वो थोड़ी पैसिव, थोड़ी लेड बैक सी राशि होती है। अब इस समय पर क्या हो रहा है कि ये लोग भी थोड़ा-सा आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग भी बहुत सारे आइडियाज़ को ला रहे हैं और एक्टिवली एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी चीज़, लॉन्ग टर्म जो आइडियाज़ हैं वो इन लोगों को ज़्यादा क्लियर होने लगे हैं। जनरली पाइसेस वाले लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 साल, 20 साल, 50 साल फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन इस समय पर क्या है कि राहु के यहाँ आने की वज़ह से जो शॉर्ट टर्म आइडियाज़ थे वो तो हमने देखा कि बढ़ ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर क्लैरिटी वो भी बढ़ रही है कि भई अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यूअसली करते रहे, अगर हमने पैसे को इसी तरीके से वेस्ट किया, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं बच पाएगा। या फिर अगर मैंने आज यहाँ पर ज़मीन ले ली, आज यहाँ पर एसेट्स बना लिए, तो मेरे आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें राहु के दिमाग में चलती रहती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे आइडियाज़ राहु के दिमाग में हमेशा आते रहते हैं एंड लॉन्ग टर्म को लेकर क्लैरिटी बहुत होती है। हमने पिछले भाग में ये जाना कि शॉर्ट टर्म को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है, वो नहीं मालूम। लेकिन क्योंकि राहु के पास एक बर्ड्स आई व्यू होता है, तो चिड़िया होती है, चिड़िया को तो लिटरली पूरा शहर नज़र आ रहा होता है ना, कहाँ पे ताल-तालाब है, कहाँ पे घर है, कहाँ पे पब्लिक स्कूल है, उसको सब नज़र आ रहा है ऊपर से देखने के कारण। तो वही बर्ड्स आई व्यू राहु के पास होता है, इसीलिए जो ब्रॉड थिंकिंग होती है और जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है, उसमें राहु के पास एक अच्छी खासी एक दक्षता होती है। यूजुअली लोग इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, लेकिन राहु की असली दक्षता यही होती है, टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू एंड टू फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली चीजें कहाँ जा रही हैं, उन्हें कहाँ पहुंचना है और वहां पर फिर अपने लिए आप स्थान कैसे बना सकते हो। तो यू सी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आपको राहु की अच्छाई चाहिए तो थोड़ी बहुत राहु की बुराई भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास बुराइयां आ रही हैं तो फिर राहु कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी दे रहा होगा। कन्वर्ट करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राहु आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। पहले घर में आने की वजह से ये बात सबसे अच्छी होती है कि इनहिबिशंस जो होते हैं वो हट जाते हैं। किसी चीज़ से डर नहीं लगता, कोई काम करने से डर नहीं लगता, कोई बड़ा आइडिया सोचने से डर नहीं लगता, उसको एग्जीक्यूट करने से डर नहीं लगता, अपनी बात कहने से डर नहीं लगता। तो कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर होता है वो नेचुरली बढ़ना शुरू हो जाता है राहु की वजह से। बिकॉज़ राहु के अंदर अंदर कोई डर, ये सोचना कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, शॉर्ट टर्म में ये नाराज़ हो जाएगा, राहु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहु इज़ लाइक मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ भोग्य है, मेरे लायक है, आई विल गेट इट। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है चीज़ों को लेकर वो होता है। साथ ही साथ आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंस को थोड़ा और बूस्ट मिल जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई अगर आप साहस करना चाहो, जो कि साहस राहु का भी गुण होता है, साहस करना चाहो, करेज करना चाहो, डेयरिंग करना चाहो किसी चीज़ के लिए, तो राहु वो काम बहुत ही अच्छे से करने देता है, वहाँ पर वो कभी रोक नहीं लगाता। देन दूसरी चीज़ जो होती है, लिंगरिंग इश्यूज़ नहीं होते कोई भी राहु के साथ। तो बहुत पुराने अब इश्यूज़ जो आपके साथ है, मान लीजिए गुस्सा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, फ्रस्ट्रेशंस हैं, राहु या तो उन्हें बाहर निकाल देगा या उन्हें कंप्लीटली इरेज़ कर देगा। राहु कोई इमोशनल बैगेज नहीं कैरी करना चाहता अपने साथ, इट्स अ वेरी लाइट प्लैनेट और वो सिर्फ़ एक सिर है, धड़ भी नहीं है। तो उसके अंदर ये जो धारण करने की शक्ति या चीज़ों को कंधे पर लादने की शक्ति उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कंधा ही नहीं है। सो इसलिए क्या होता है कि राहु किसी भी बैगेज को उठाकर नहीं चलना चाहता, इसीलिए जो इमोशनल बैगेजेस होते हैं उसको भी राहु उठा के पीछे फेंक देता है, कहता है मुझे नहीं चाहिए। ऐसे में पुराने ब्रोकन रिलेशनशिप्स कि आपको लगे कि नहीं भई मुझे रखने हैं, मुझे बातचीत रखनी है या कर्टेसी की खातिर मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकता, राहु डज़ नॉट केयर, राहु इज़ लाइक गो अहेड, मुझे नहीं चाहिए, फेंको इसको। तो यही टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। पुराने आपके कोई भी इश्यूज़ हों, पुराने आपके कोई भी हर्ट्स हों, कोई भी इमोशंस हो, राहु उन्हें उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देता है और इसी वजह से जो लोग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं मीन राशि के, उनमें आप नोट करोगे कि बहुत सारे उनके पुराने इमोशनल इश्यूज़ भी सरफेस पे आ रहे हैं। तो खाली एंगर नहीं है, खाली गुस्सा नहीं है, पुरानी बातें या उन्हें रिस्ट्रिक्टेड फ़ील हो रहा था या उनके पुराने इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सरफेस पर आ रही हैं। क्योंकि राहु उनको सरफेस पर निकाल के इन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट राहु
यहाँ पर वो आपका नुकसान नहीं होने देगा। मान लीजिए अपने लुक्स को लेकर या अपने वेट को लेकर आपको हमेशा से एक इनसिक्योरिटी थी, या हाइट को लेकर इनसिक्योरिटी थी, या पैसे को लेकर इनसिक्योरिटी थी, आप लोग दबाए जा रहे थे, राहु उसको सरफेस पे लाएगा, आपको वो कुछ दिन फील होगी, राहु विल बी लाइक गेट रिड ऑफ इट और आई एम लीविंग यू हियर एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। तो राहु यहाँ बहुत मदद कर देता है पुराने इमोशनल बैगेज को उठाकर बाहर फेंकने में। वंडरफुल। फाइनली राहु इज स्विफ्ट एंड सक्सेसफुल। जैसा कि मैंने आपसे कहा, राहु कोई चीज 12 साल में अगर वो होती है तो उसे वो 12 महीने या हो सके तो 12 दिनों में करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये स्विफ्ट होता है, सक्सेसफुल होता है, इसे लूप होल सारे पता होते हैं और इसे शॉर्टकट्स भी बहुत सारे मालूम होते हैं। तो उन शॉर्टकट्स के अनुसार अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके राहु जल्दी काम करता है, स्विफ्टली यानी तेजी के साथ काम करता है और सक्सेसफुल होता है। और राहु इसीलिए आपको भी अपने जीवन में काफी सक्सेसफुल बनना चाहता है। आपको वो रास्ता दिखा देता है, या आपके लिए वो जो फाउंडेशन है वो बहुत जल्दी क्रिएट करके आपको दे देता है कि हाउ टू मेक इट वर्क। आई सॉ अ वीडियो ऑफ अ फ्यू पीपल जिन्होंने 3-4 घंटे के अंदर ही एक टूटी हुई सड़क को एकदम पहले जैसी कर दी, बराबर कर दी। तो यू सी, यूजुअली हमारे यहाँ सड़क बनाने में कितना टाइम लगता है, राइट? सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, ऐसा वैसा ना। उन्होंने फटाफट आए, सड़क बनाई, डन करी, पहले जैसी हुई, और ट्रैफिक फिर अनवरत चलना शुरू हो गया कुछ ही घंटों के अंदर। तो यही राहु का काम है, जो भी होगा जल्दी होगा, तेजी के साथ होगा और सक्सेसफुली होगा। तो अगर आप राहु के उन अच्छे गुणों का इस्तेमाल अपने लिए कर पाते हो, समझ कि करना क्या है, देन राहु वर्क्स रियली वेल इन योर फेवर। आप जुपिटर अगर आपके पहले घर में हो, वंडरफुल। राहु पहले घर में हो और सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, ट्रिपल वंडरफुल। अब ये जानते हैं कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या होगा। रिमेंबर, आपके साथ क्या होगा ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअली आपकी कुंडली कैसी है। तो क्योंकि आपका लग्न या राशि मीन है, तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि आपका जो राशि या लग्न का स्वामी है यानी कि जुपिटर, वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है, किन ग्रहों के साथ है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका जो लग्नेश है या फिर आपकी राशि का जो स्वामी है गुरु, अगर वो एग्जॉल्टेड है कर्क राशि में, तो आपको जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो रिलेटिवली कम देखने को मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वहीं पर गुरु चला जाता है मकर राशि में, तो वहां पर थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी तामसिकता, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ सकती है, राइट? वैसे ही अगर गुरु किसी अच्छे ग्रह के साथ है, यानी मान लीजिए अपने परम मित्र सूर्य के साथ है, तो वहां पर ज्यादा रिलेटिवली अच्छे वो आपको गुण देकर जाएगा। और अगर कम अच्छे ग्रहों के साथ है, या मान लीजिए केतु के साथ आपका जुपिटर बैठा हुआ है, तो वहां पर वो एक कश्मकश में फंस जाए कि भैया करना क्या है, आपको गलत होने से रोकना है या सही की तरफ बढ़ाना है, तो वहां पर गुरु बहुत बुरी तरह फंस जाता है। सो ये चीजें हैं। ऑफ कोर्स गुरु की आदत होती है कि चाहे थोड़ा ही सही वो अच्छा जरूर करता है, थोड़ी ही सही ब्लेसिंग जरूर देता है, लेकिन ब्लेसिंग्स का लेवल जो है वो एक एक डिग्री पर अगर चेंज हो जाए तो लोगों की जिंदगी चेंज हो जाती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि गुरु किस स्थिति में है, राहु के साथ भी कोई कंजंक्शंस हैं क्या मीन राशि में, आपको वो भी देखना है। केतु के साथ भी अगर कोई कंजंक्शंस है वो भी देखना है, बिकॉज दे आर वन एंड द सेम एंटिटी इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको वो कंजंक्शन जरूर देखने हैं और तब आपको मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या होने वाला है। सो फिगर आउट, अपनी कुंडली में ये चीजें चेकआउट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भाग्यश्री.org पर जाइए, वहां पर राहु केतु की एक स्पेशल ट्रांजिट रीडिंग आप लोगों के लिए उपलब्ध है, उसकी लिंक भी मैं नीचे दे चुकी हूँ। गो अहेड, चेक इट आउट एंड वील सिट टुगेदर एंड वी विल डिस्कस कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो सकता है। एंड हम बाकी सारे प्लैनेट्स को भी हम उसको देखेंगे कि आपसे किस तरह का इंटरेक्शन प्लैनेट्स का हो सकता है। ऑलराइट, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। नाउ अब बात कर लेते हैं कि रेमेडीज किस प्रकार की हो सकती हैं। रिमेंबर, अगर मैं आपको यहाँ पर नॉनसेंस रेमेडीज बताऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन दिस पर्सनली कि अगर आपका राहु पहले घर में है और मैंने आपसे कहा कि हर रोज 3 माला जपो किसी खास मंत्र की, अगर आपने 7 दिन भी फोकस करके वो माला जप ली, आई विल बी सरप्राइज्ड। बिकॉज ऐसा नहीं होता, राहु फोकस नहीं करने देता, अटेंशन को वो छीन लेता है आप लोगों से और डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो मंत्र जपना इज अमेजिंग, ऐसा नहीं है कि इससे रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन जब राहु फर्स्ट हाउस में हो और यू नो कॉन्स्टेंटली आस्किंग अ पर्सन की मंत्र जपो या ये तेल डालो या ऐसा फास्टिंग करो, वो व्यक्ति कर नहीं पाता। शुरुआत भी अगर कर देता है तो उस पर टिक नहीं पाता, और अगर आप कोई चीज कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, तो फिर करनी ही नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। ना ही मैं आपको कोई चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ कि मुझे भी नहीं पता। सो लेट्स नॉट गो दैट वे, उस तरफ हम जाते ही नहीं है। होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी है तो होलिस्टिकली कैसे इस पर काम करना है वो जान लेते हैं। सबसे पहले, डोंट बी रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है कि ये है, ऐसा ही है।
इतने ही समय पर होगा, इतना ही होगा। ये रिजिडिटी आप लोगों को नहीं चाहिए। आप लोग रेसिपीज़ कैसे फ़ॉलो करते हैं? अगर रेसिपी में लिखा हो कि 200 ग्राम ये डालना है, तो आप 200 ग्राम उसमें मैदा डालते हो क्या? या फिर आप अंदाज़े से 200 ग्राम डालते हो? सो दैट रियली मैटर्स कि आप काम कैसे कर रहे हो। तो इस समय पर वो जो रिजिडिटी होती है कि अगर लिखा हुआ है 200 ग्राम मैदा, तो आपने एग्ज़ैक्टली 200 ग्राम लिया और आपने एग्ज़ैक्टली उस पे काम किया। ऐसे मत करो अगर आपकी आदत बचपन से ऐसा करने की नहीं है तो, राइट? जीवन में भी हर तरह से रिजिडिटी को जितना हो सके अपने से दूर करने की कोशिश करो। कैसे? कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आपको रोज सुबह उठकर 6 बजे ही योगा करना है, या फिर 7 बजे ही चिड़ियों को दाना डालना है, या 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करना है। अगर आपने नहीं किया देन यू आर अ फेलियर। अगर आप ऐसा करते हो तो दिन की शुरुआत ही आप बहुत ही गलत नोट पे कर देते हो और बाकी का दिन भी आपका पूरा ही जाएगा। सो अंडरस्टैंड दैट यू आर अ ह्यूमन। आप मशीन नहीं है कि जिसका 0 टू 100 जाने में उसको 6 सेकंड लगते हो, या फिर उसको बूट अप करने में डॉट 1 सेकंड लगता हो। यू आर नॉट अ मशीन, और समय के साथ साथ तो मशीन में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यू आर अ ह्यूमन, यू हैव अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस गोइंग ऑन। इसके साथ साथ ही आप एक कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जिंदगी जीते हो जो कि मशीनें नहीं जी पाती हैं। सो क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स जिंदगी जी रहे हो, इसीलिए जो क्लॉकवर्क लाइक रिजिडिटी होती है, अनलेस एंड अनटिल आप सैनिक हो, राइट? क्लॉकवर्क लाइक जो रिजिडिटी होती है उसको जीवन से जितना दूर कर सको उतना अच्छा है। नाउ 7 बजे ही उठ के कोई काम करना है? नो। सो यू कैन वेक अप बिटवीन 7 टू 7:30। तो एक आपने अपने आप को एक ब्लॉक दे दिया टाइम का, नॉट 7 o'clock बट अ ब्लॉक। 7 to 7:30 आई विल वेक अप। 7:30 से 8 के करीब आई विल डू माई योगा, या 7:30 से 8:30 के बीच में मैं अपना योगा कर लूंगा। उसके बाद मैं चिड़ियों को दाना डालूंगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा। सो आप अगर आप नोट करेंगे तो ये आपकी जो पूरी एक्टिविटी है वो मैक्सिमम 1 घंटे की है। लेकिन इस 1 घंटे की एक्टिविटी को आपने ऐसा नहीं कहा कि भैया इतने बजे यही होने वाला है और इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। नहीं, ये रिजिडिटी नहीं अपनानी है अनलेस एंड अनटिल आप फौज में है। ये रिजिडिटी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है अपनी डेली लाइफ में। हाँ, अपने आप को ब्लॉक्स दीजिए, चंक्स दीजिए टाइम के, जहां पर आप काम कर सकते हो, राइट? सो अगर आप अपने आप को डेडलाइन दे सकते हो तो ये मत कहो कि 14 फरवरी को डॉट 5 बजे ऐसा होगा। नहीं, इंस्टेड करो कि 14 फरवरी को शाम को लगभग 5 से 6 के बीच में आई विल डू समथिंग। और जैसे जैसे वो समय नजदीक आता रहता है तब आप डिफाइन करो कि ओके, आई विल डू इट एट 5, आई विल डू इट एट 5:30, देन थिंग्स विल बी फाइन। अदरवाइज अगर आप लोग बहुत ज्यादा क्लॉकवर्क के हिसाब से चलोगे तो फ्रस्ट्रेशन आपकी बढ़ेगी। कुछ लोगों की जिंदगी में ही ये चीजें शुमार होती हैं कि वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। उनका सिस्टम, उनकी बॉडी ऐसी ही बन जाती है कि भैया 6 बजे आँख खुलनी है तो खुलनी है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट रेगुलर पीपल। कि अगर आपको लगता है कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से ये कह रहा हूँ कि सुबह 6 बज के बजे उठकर योगा नहीं किया तो आई एम अ फेलियर। ऐसे मत बोलो, अपने आप को ये बोलो कि सुबह मैं उठूंगा तो चाहे मैं 6 बजे उठूं, चाहे मैं 7 बजे उठूं, सबसे पहले मुझे उठकर योगा ही करना है। देन इट इज़ फाइन, एंड दैट वर्क्स अ लॉट फॉर मीन राशि। बट अगर आप ये कहोगे कि 6 बजे उठना है और 6:30 बजे योगा डन हो जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा? किसी भी दिन अगर आपकी नींद 7 बजे खुलेगी तो आप क्या सोचोगे कि नहीं नहीं, योगा का टाइम तो 6 से 6:30 का ही था, तो अब आप उसको नहीं करोगे। नहीं करोगे तो आपकी आदत पहले दिन छूटेगी, फिर दूसरे दिन छूटेगी, और ऐसा करते करते आपकी आदत परमानेंटली ही छूट जाएगी। तो ऐसा क्या करना है? आपको ये करना है, उठकर आई हैव टू डू योगा, फिर मुझे चिड़ियों को दाना देना है, फिर मुझे खुद ब्रेकफास्ट करना है। अब चाहे मैं 8 बजे उठूं, चाहे मैं 12 बजे उठूं, चाहे मैं रात के 8 बजे उठूं, डज नॉट मैटर। ठीक? दैट इज अ बेटर वे ऑफ थिंकिंग, और आपको ये बहुत मदद करेगा इस साल। दूसरी चीज, आपको अपने रूटीन्स छोड़ने नहीं है, लेकिन अपने रूटीन्स को असेस करने की आपको बेहद जरूरत है। आपको ये देखना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, क्या वो आपकी बदलती हुई जिंदगी के साथ आज भी उतना ही वैलिड है, या फिर आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। याद रखिए, राहु को चेंजेस बड़े अच्छे लगते हैं। सो आप देखिए वेदर इट इज स्टिल फीजिबल और नॉट फीजिबल। आई गिव यू अ वेरी डे टू डे एग्जाम्पल आई गेस। सो लेट्स अज्यूम यूर अ जिम ब्रो। आप 20 साल की उम्र से लगातार जिम करते हैं 7 दिन, आप एक दिन भी नहीं छोड़ते, एंड यू आर इन परफेक्ट हेल्थ, आपकी बॉडी एकदम सही कंडीशन में है। इट इज लाइक अ मशीन, यूर अ बीस्ट राइट नाउ, आपको कोई रोक नहीं सकता, यूर अमेजिंग, फैंटास्टिक। पर अब आपकी उम्र 35 साल हो चुकी है, अब आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और हफ्ते में 7 दिन जिम करने का मतलब है कि घर में आप बच्चों को समय नहीं दे पाओगे, या फिर कोई छोटी मोटी चीज बच्चों के साथ रेस्ट करने की, या उनके साथ एंजॉय करने की, या सुबह सुबह बच्चों और अपने डॉगी को घुमाने ले जाने की जो चीज है,
वॉक पे ले जाने की, वो आप कभी-कभी मिस कर देते हो। सो नाउ यू हैव टू थिंक दैट एट द एज ऑफ 35, जब आपका शरीर भी थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन आपने खुद को परफेक्ट कंडीशन में रखा है, इज़ इट नेसेसरी कि आप हर दिन 2 घंटे जिम में बिताओ 7 डेज़ अ वीक? नहीं। हो सकता है आपकी बॉडी की कंडीशन इतनी अच्छी हो कि अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए अब आपको केवल और केवल 3 दिन जिम जाने की ज़रूरत है, एंड यू विल बी एबल टू मेंटेन योर बॉडी इन परफेक्ट शेप फॉर इयर्स टू कम। तो ये जो चेंज है, ये थोड़ा बहुत स्लाइट ट्विस्ट है कि हाउ टू इंश्योर कि मैं घर पे मदद भी कर पा रहा हूँ, बच्चों का भी ख्याल रख पा रहा हूँ और अपने आप को भी मैं परफेक्शन दे पा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे लिए अपने शरीर का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सो ये आपको ट्वीक्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। तो अगेन अपने रूटीन्स को असेस कीजिए, छोड़िए मत, लेकिन असेस ज़रूर कीजिए कि वो रूटीन्स आपके लिए अब कितना कर पा रहे हैं, कितना आपको बेनिफिट दे पा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी उम्र 60 साल या उसके आसपास होती है, एटलीस्ट 55 प्लस होती है, और जो वॉक करते हैं। नाउ उनके दिमाग में क्या है कि रोज सुबह 5 बजे उठ के वॉक करना शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, तो गर्मियों के टाइम पे सुबह 5 बजे वॉक करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, और सर्दियों के टाइम पे जैसे अभी इस समय दिसंबर में सुबह 5 बजे उठकर वॉक करना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आपको ऑलरेडी बीपी है, आपको ऑलरेडी हार्ट की समस्याएँ हैं, सुबह-सुबह उठकर 5 बजे वॉक करने मत जाओ, इट्स नॉट राइट फॉर यू। मुद्दा वॉक से है, मुद्दा अपने शरीर को चलाए रखने से है, तो फिर या तो थोड़ी देर से वॉक पे आप लोग जा सकते हो, धूप 10-11 बजे तक बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी गुलाबी सी धूप होती है, आप वहाँ भी जा सकते हो वॉक करने के लिए, या फिर आप शाम को भी वॉक करने जा सकते हो। लेकिन वो रोज सुबह उठकर अपने शरीर को एक्सेसिवली एक्सर्ट करके सुबह-सुबह 5 बजे वॉक पर जाना इज़ नॉट दैट गुड एन आइडिया, बिकॉज़ ठंड बहुत ज़्यादा है, you have blood pressure issues, so when you go it in the morning, maybe your body is not ready enough to handle all that exercise। तो सोच समझ के काम करना शुरू कीजिए कि ये चीज़ वाक़ई मेरे लिए काम कर रही है या नहीं। और क्योंकि भई वॉक करना अच्छा लगता है, सोशलाइज़ भी हो जाता है, 4 लोगों से बातें भी जाती है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो यू हैव टू थिंक दैट ओके, मेरे लिए वॉक करना ज़रूरी है, बट एग्ज़ैक्टली उसी रिजिडिटी के साथ वॉक करना मे बी इज़ नॉट राइट। आई कैन चेंज माय शेड्यूल। तो सर्दियों में 5 बजे चला जाऊँगा, गर्मियों में मे बी आई कैन गो एट 8 ओ क्लॉक। तीसरी चीज़, अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत कीजिए। ओवर एक्सर्ट मतलब जितना हो सकता है उससे ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग मत कीजिए। मैं ये चीज़ें भी देखती हूँ, लोग योगा करते हैं तब तक जब तक उनके पसीने नहीं छूट जाते। योगा पसीने छुड़वाने के लिए नहीं किया जाता है। योगा आपकी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए किया जाता है, और अगर आपको शिवरिंग महसूस हो रही है, अगर आपको कँपकँपी आ रही है या आपके पसीने छूट रहे हैं लिटरली, यू शुड स्टॉप। ओके, दैट्स नॉट हाउ योगा इन इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म इज़ डन। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मेरा शरीर अकड़ रहा है, जकड़ रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, स्टॉप इट। अगर उसके उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। योगा करते हुए अगर आपको थकान होती है, साँस फूलती है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको वहीं पर इंस्टेंटली उसे रोक देना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये समझते नहीं है, कंटिन्यूअसली आगे करते रहते हैं, तो चीज़ें सही करने की बजाय कहीं पर मोच आ जाती है, कमर लचक जाती है, या ऐसा कुछ हो जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। सो नो योर लिमिट्स। और ऐसा नहीं है कि लिमिट्स को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लिमिट्स को डेफिनेटली आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि इंस्टेंटली मैं अपने मोटिवेशन के साथ जाऊँगा एंड थिंग्स विल हैपन अकॉर्डिंग टू मी, जो कि राहु को अक्सर लगता है, वो नहीं होने वाला। तो अगर मान लीजिए आप कभी जिम नहीं गए, आप आज जाते हैं एंड यू वांट टू चेक कि भई मैं कितना वेट उठा सकता हूँ। जनरली मैं घर का सारा सामान एक हाथ से उठा के ले आता हूँ, तो मे बी मैं एक बार में शायद 30-50 किलो उठा लूँगा। आपने उठा लिया, बॉडी ने आराम से 50 किलो उठा लिया, उसने कोई उसका रिपरकशंस गलत नहीं आपके पास आए, कोई गलत रिकॉइल नहीं हुआ आपके ऊपर, फाइन, नो प्रॉब्लम, यू कैन लिफ्ट 50 केजी वेट। नाउ आपको क्या करना है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर 50 से आप धीरे-धीरे 80 और 100 पे जा सकते हो। लेकिन आपका जिम का फर्स्ट डे है एंड यू फील लाइक अ मॉन्स्टर या बीस्ट, आप वहाँ गए, आपने जाते ही 100 किलो उठा लिया। पहली बात तो उठा नहीं पाओगे, और अगर गलती से आपने उठा लिया तो उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी आपको उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए क्या करना है, डोंट ओवर एक्सर्ट। फर्स्ट डिफाइन एंड टेस्ट कि आपकी लिमिट कहाँ है, और फिर धीमे-धीमे करके अपने लिमिट्स के आगे जाना शुरू करो, सिस्टमैटिकली काम करो, ओवर एक्सर्ट मत करो। सो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर लिमिट्स, बट इट्स नॉट राइट टू जस्ट गो इन ब्लाइंड एंड गेट थिंग्स डन सिंपली बिकॉज यू फील लाइक इट। नंबर 4, बी फ्लेक्सिबल थ्रू आउट द डे। अपने दिनचर्या में भी आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना हो सके आप लोग दिनचर्या बनाकर चलिए, इट्स वेरी हेल्पफुल। लेकिन आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि दिनचर्या अगेन रिजिड ना हो।
राइट? दिन आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी आप थोड़ा दोपहर के टाइम पे धूप देख लीजिए, अपने आप को इतना टाइम दीजिए कि 1 घंटा धूप में बैठ सकें। या फिर कभी-कभी आप सोचें कि चलिए आज मेरे पास समय है, मेरा लैपटॉप भी काम नहीं कर रहा है, शहर में म्युनिसिपल वर्क चल रहा है, इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, आज कोई हेयर मास्क लगा लेते हैं, आज कोई बॉडी स्क्रब लगा लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आपको मेंटेन करनी चाहिए और इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कैसे? बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टनिटीज इन लाइफ, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में है, इसलिए अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिंदगी में, कि एग्जैक्टली नहीं मालूम होता कि आपने जो दिनचर्या बनाई है और दिमाग में खाका तैयार कर रखा है कि ऐसे ही होगा, वो होगा या नहीं होगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स कम अप। तो अगर इफ थिंग्स आर कमिंग अप दैट वे, यू से दैट ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आई डू इट लेटर। और जो आपके सामने इस समय हो सकता है या जो आपके सामने आप कर सकते हो, आप वो कीजिए। तो अगर लाइट चली गई, आपके यहाँ फॉल्ट आ रहा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फोन किया, उन्होंने कहा जी 2 घंटे लाइट नहीं आएगी आपके यहाँ, कोई बात नहीं, गो एंड वॉच अ मूवी, गो एंड मीट अ फ्रेंड, गो डू समथिंग एल्स। लेकिन फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि यार क्यों चली गई लाइट एंड आई हेट एवरीबॉडी एंड ऑल दैट, डोंट डू दैट। फाइनली एंजॉय योरसेल्फ। पहले घर का राहु, ट्रस्ट मी, एक ब्लेसिंग भी हो सकता है, लेकिन राहु को भोग्य चीजें बड़ी पसंद होती हैं। सो पाइसियन होने के नाते भी मैं आपसे कह रही हूँ कि पाइसियंस की आदत होती है कि वो दूसरों के लिए करते बहुत हैं, बट अपने लिए दे डोंट टेक आउट एनी टाइम। अपने को वो काइंडनेस नहीं दिखा पाते जो दूसरों को दिखाते हैं, और खुद की एंजॉयमेंट उनको समझ में नहीं आती कि कैसे करना है। कई बार तो पाइसेंस के मन में एक बेसिक बात ये होती है कि भाई इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? आए हैं, जिएंगे, मोह माया में फंसेंगे, फिर मर जाएंगे, ये चीज होती है। बट दुख तो आपके पास आ ही रहा है, सुख भी तो आ सकता है ना। सो लर्न टू एंजॉय योरसेल्फ। अपने आप को समय दीजिए एंजॉय करने का। कोई नई एडवेंचर पर जाइए, नई मूवीज देखिए, नई चीजों से अपने आप को रूबरू कराइए। गेट टू नो लर्न न्यू थिंग्स, गेट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड लर्न टू हैव फन एंड एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। तो दुख तो आना ही है, दुख तो झेलना ही है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुशियां भी हम लोग उतनी ही शिद्दत, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। खुशियां एंजॉय करने से गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी गिल्टी अबाउट, बिकॉज यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। गो अहेड एंड डू इट। यू वांट टू ईट समथिंग, गो ईट इट। यू वांट टू गो समवेयर, गो डू इट। रिस्ट्रिक्शंस ज़बरदस्ती के अपने ऊपर मत लगाइए। ये ज़बरदस्ती के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपको बहुत परेशान करेंगे, बहुत एंक्शियस बनाएंगे, सैडनेस बहुत बढ़ाएंगे। एंड कंसिडरिंग कि राहु जो पुराने इमोशनल इश्यूज हैं उनको निकालता है, बाहर निकालता है। ऐसे में अगर एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हैं और अपने आप को आपने नए तरीके नहीं सिखाए, नई तरीकों से फन करना, एंजॉय करना नहीं सिखाया, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशंस बिल्डअप होती रहती हैं एंड देन इवेंचुअली यू बिकम समबडी जो राहु से त्रस्त और ग्रस्त हो जाते हैं, नॉट पीपल हु आर ब्लेस्ड बाय राहु। सो अगर आपसे ये हो सकता है तो जरूर कीजिए। बाकी मंत्र चांट वगैरह आपको करना है तो करते रहिए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, फोकस के साथ अगर कोई चीज नहीं की, डेडिकेशन के साथ कोई चीज नहीं की, तो बेहतर है कि ना ही की जाए। एंड फिगर आउट ऑल्टरनेट वेज इन मेकिंग थिंग्स हैपन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को कर भी रहे होगे। आई होप कि दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ गई होगी एंड अब देर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर यू टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। राहु मदद कर देगा, आपको उसे दोस्त बनाकर चलना है, पर दोस्त ऐसा जिसके गले में पट्टा बंधा हो। तो जैसे आप अपने डॉगी के साथ जाते हैं ना वॉक करने के लिए, लेकिन गले में चेन बांध के रखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही वॉक करने जाइए, एंजॉय कीजिए, माहौल एंजॉय कीजिए, सुबह सुबह की ठंडी हवा एंजॉय कीजिए, लेकिन गले में पट्टा बांध कर रखिए ताकि वो जाकर दूसरे कुत्तों से ना लड़े और आपका नुकसान ना करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बी वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।